नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के अंदर है कि नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है हमारे पास, और वो स्ट्रिंग जो है किसी दूसरे बड़े स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। तो ये हम फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं पहले। जैसे मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखूं कि पी इन। अब यहाँ इन जो है ये हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। हमें चेक करना है कि पी मेंबर है पाइथन इस स्ट्रिंग का या नहीं। तो अगर ये ट्रू होती है, कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू होती है, अगर पी लोअर केस पी पाइथन का मेंबर है, पाइथन स्ट्रिंग जो हमने लिखा है इसका मेंबर है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न होएगा, नहीं तो फॉल्स होएगा। रिजल्ट हमारा ट्रू आया है क्योंकि ऑब्वियसली पी हमें यहाँ नज़र आ रहा है इस स्ट्रिंग में। तो बेसिकली पी जो है हमारे पास एक बेसिकली एक सब स्ट्रिंग हो गया इस बड़े स्ट्रिंग का, यानी कि इसका एक पार्ट हो गया। इसको मैं रीराइट कर देता हूँ। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं वो जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइथन में बहुत सारे होते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एक्सेट्रा, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ सर्टेन एलिमेंट्स है कि नहीं उन डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ऐसे ही हम जैसे एक मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास इन होता है, इन के ज़रिए अभी हमने चेक किया कि पी पाइथन में प्रेजेंट है कि नहीं। ऐसे ही एक नॉट इन ऑपरेटर होता है, इसका उल्टा बिल्कुल। अगर हम लिखें पी नॉट इन पाइथन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि पी नॉट इन पाइथन ये कह रहा है कि पी पाइथन में नहीं है क्या। तो ये तो ऐसी बात तो है नहीं, पी पाइथन में है, तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। फॉल्स हमारे पास रिटर्न हुई क्योंकि नॉट इन यहाँ जो है कंडीशन रन हो रही है, नॉट इन वाला मेंबरशिप ऑपरेटर हमने यूज़ करा है। आईडी फंक्शन के बारे में। तो आईडी फंक्शन क्या होता है, किसी कोई हमने वेरिएबल क्रिएट करा है, किसी वैल्यू को, वैल्यू हमारी किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होती है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक नाम उसको देते हैं उस मेमोरी लोकेशन को। तो आईडी फंक्शन के नाम से थोड़ा थोड़ा हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि आईडी फंक्शन जो है वो किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमारे पास रिटर्न करेगा। बेसिकली जो वैल्यू वो वेरिएबल जिसको एक्सेस करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो उस मेमोरी लोकेशन का हमारे पास एड्रेस रिटर्न करेगा जिस पर वो वैल्यू स्टोर करी है उस वेरिएबल ने। आई मीन वेरिएबल जिस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने असाइन कर रहा है, उस वैल्यू, वो वैल्यू जहाँ पर स्टोर्ड है, जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, वो मेमोरी एड्रेस हमारे पास रिटर्न करता है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन इन पाइथन। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। अब हम प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ एक्स। आईडी फंक्शन के अंदर जो हमने आर्गुमेंट रखा है वो है एक्स। जो 100 वैल्यू यहाँ पर एक्स को हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए, जहाँ पर ये 100 हमारे पास स्टोर हुआ हुआ है, उसका हमारे पास मेमोरी एड्रेस यहाँ पर रिटर्न होएगा। तो मेमोरी एड्रेस जो है वो यूजुअली ऐसी बड़ी सी वैल्यू ही होती है, तो इसको देख के हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये क्या आ गया, कुछ एरर वेरर नहीं है ये। तो क्योंकि अब हमने आईडी फंक्शन को देख लिया, तो नेक्स्ट जो हमारी चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स से हमें क्या पता चलता है, यहाँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे फिर से कुछ वेरिएबल लिख देता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x और y दोनों को मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है। तो अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर से ये पता करते हैं कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों ने जो भी वैल्यू स्टोर करी है उनका मेमोरी लोकेशन सेम है कि नहीं। तो हम लिखेंगे x इज y। अब इस जो है ये हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। और अब ये हमसे इस प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि x और y ने जो भी वैल्यू स्टोर करी है उन वो सेम एड्रेस पे स्टोर्ड हैं दोनों या नहीं। बेसिकली ये यहाँ पर चेक हो रहा है, अगर स्टोर्ड है सेम एड्रेस पे तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होएगा, नहीं तो फॉल्स। ट्रू हमारे पास रिटर्न हुआ है। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ करके देखते हैं। x को मैंने 10 से 1000 कर दिया है, तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आ गया। ऐसा क्यों? 10, जब दोनों 10 थे तब तो ट्रू रिटर्न हो रहा था। अब जैसे ही एक की वैल्यू मैंने बहुत बढ़ा दी है, 1000 कर दी है, तो तब फॉल्स क्यों रिटर्न हो रहा है? तो इसके पीछे की सच्चाई ये है कि पाइथन के अंदर कुछ सर्टन ऐसे इंटीजर्स हैं जो इंटर्न्ड होते हैं। इंटर्न्ड होने का क्या मतलब हुआ? रेंजिंग फ्रॉम -5 to 256 are interned in Python। यानी कि पाइथन जो है वो अगर हम किसी भी दो वेरिएबल्स को इस रेंज में कुछ वैल्यूज देते हैं, -5 से लेके 256 के बीच में कोई भी हम इंटीजर वैल्यू देते हैं, तो उन दोनों वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पाइथन सेम रख देता है फॉर दी सेक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए उन दोनों वेरिएबल्स को सेम जो है हमारे पास मेमोरी लोकेशन दी जाती है। इससे परफॉर्मेंस फास्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये, इस रेंज के जो इंटीजर हैं ये बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इनके मेमोरी लोकेशन सेम करेंगे हम, तो क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल जो अलग अलग वैल्यू अगर अगर अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर्ड होंगे तो अलग अलग एड्रेसेस पर रीच भी करना पड़ेगा पाइथन को उनको एक्सेस करने के लिए। तो इससे बेटर पाइथन क्या करता है, हमारे पास इस रेंज के जो इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन होते हैं सबका, अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इनके बीच में से कोई है इंटीजर में, तो उनको पाइथन सेम एड्रेस दे देता है, ताकि हम फास्टर एक्सेस कर पाए पाइथन उन मेमोरी लोकेशंस की वजह से। उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए पाइथन फास्टर वे में सेम मेमोरी लोकेशन की वजह से। कुछ स्ट्रिंग्स भी होते हैं जो हमारे पास इंटर्न्ड रहते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। सम स्ट्रिंग्स आर इंटर्न्ड इन पाइथन। इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है हमारे पास फॉल्स रिटर्न हुआ, क्योंकि ये इस रेंज में x की वैल्यू थी नहीं। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड हुई हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम अब फाइनली आ गए हैं हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो इफ एलिफ या एल्स स्टेटमेंट्स का हमारे पास क्या काम होता है? तो ये जो है हमारे पास
कुछ सर्टन कंडीशंस को चेक करती हैं, जो भी हम कंडीशंस चाहते हैं चेक करना, उनको चेक करती हैं कि अगर ऐसा है तो हम आगे क्या करना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे क्या करना चाहते हैं। बेसिकली कुछ कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम अलग अलग कोड लिखेंगे उसके अंदर। जैसे इफ़ लिखा तो इफ़ का एक अलग ब्लॉक हमारे पास बनेगा, एक ब्लॉक ऑफ कोड बनेगा जिसके अंदर हम एक सर्टन टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू अगर वो इफ़ के अंदर लिखी गई कंडीशन ट्रू है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो हमें बहुत सुंदर से समझ आएगा। एक्स का हम कुछ एक इंटीजर इनपुट सेट कर देते हैं और फिर हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देख रहे होंगे। एंटर फॉर एक्स। तो यहाँ क्या सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, इफ एल्स एलिफ या इफ एलिफ या एल्स स्टेटमेंट्स को लिखने का। अगर हमने इफ लिखा यहाँ पर तो हम कोलन लगाएंगे। अब यहाँ मैंने जैसे ही एंटर दबाया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आया है। अगर आप देखो टेक्निकली हम सोचेंगे कि नई लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होती है तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं इफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। ये हमारे पास एक इफ कंडीशन बन गई है, पूरा भी इफ ब्लॉक नहीं बना है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ एंटर दबाऊँ तो ये सीधा यहाँ पर आ रहा है। ये चार स्पेसेस स्टार्टिंग से इसने स्किप कर दिए ऑटोमेटिकली। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है पाइथन में अगर हम किसी ब्लॉक के स्टार्ट को हम दर्शाना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक साइन ये होता है कि आप एक टैब के बराबर अगर आप टैब की दबाएंगे कीबोर्ड पे तो चार स्पेसेस बनेगी। यानी कि चार बार स्पेस दबाने से और एक टैब दबाने से सेम काम होता है। तो अगर हम इफ ब्लॉक एक प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स ये है, एक रूल है पाइथन में लिखने का कि हम उसको नेक्स्ट लाइन से जब स्टार्ट करेंगे तो वो चार स्पेस छोड़ के करना है, या एक टैब के बराबर स्पेस हमें छोड़नी है। तो इफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हमने लिखा है, तो अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम कुछ प्रिंट करा देते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली। प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम प्रिंट करा देंगे एक्स इज पॉजिटिव। तो बाकी लैंग्वेजेस में अगर आप फेमिलियर हैं उनसे तो आपने एल्स देखा होगा, एल्स इफ देखा होगा, सॉरी। लेकिन पाइथन में एल्स इफ नहीं लिखते, एलिफ लिखते हैं शॉर्ट करके। तो इसके अंदर भी यहाँ हमारे पास इंडेंटेशन आया है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटेशन। जो हमने एक टैब के बराबर स्पेस छोड़ी है नेक्स्ट लाइन में, इसको आइडेंटेशन बोलते हैं। यहाँ एलिफ के साथ में कंडीशन भी लिखूंगा कोई। एलिफ एक्स लेस देन ज़ीरो, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है और एक्स लेस देन ज़ीरो है तो हम क्या कराना चाहेंगे प्रोग्राम से, तब हम प्रिंट करेंगे एक्स इज नेगेटिव। तो एल्स जो है हमारे पास फाइनली इसका इसके आगे हमने कोई कंडीशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि एल्स जो है बहुत एक लास्ट हमारे पास एक कंडीशन जो होती है, बाउंड्री कंडीशन एक तरह से आप कह सकते हैं। हालांकि ये टेक्निकली सही टर्म नहीं है, लेकिन जो एक बिल्कुल फाइनल कंडीशन जो बच जाती है कि अब तो यही रहता है, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, अगर एक्स लेस देन ज़ीरो नहीं है, तो उसके अलावा जो भी है बेसिकली वो ज़ीरो ही हो सकता है, हमें मालूम है। लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर अगर इफ़ वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं है, एलिफ वाली भी कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारे पास पाइथन जो है हमारे पास एल्स स्टेटमेंट को रीच करेगा और इसको हमारे पास एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। ऑल्दो हम एलिफ एक्स डबल इक्वल टू ज़ीरो लिख के भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम एलिफ एल्स लिख के ही हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। एलिफ एक्स एल्स एक्स इज ज़ीरो। अगर एक्स लेस देन ज़ीरो भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो एक्स ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पर समझने के लिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कमांड हम अपनी लिखेंगे
एक्स की वैल्यू में -9 भर देता हूँ, तो हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पर प्रिंट हो गया है, एक्स इज नेगेटिव। यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर सबसे पहले पाइथन ने ये कंडीशन चेक करी, कुछ भी हो जाए सब पाइथन बाय कंडीशन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखो तो कंडीशन जो है सारी की सारी चेक होती हैं पहले, तभी वो नेक्स्ट पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि सीधा उसने -9 देखा और सीधा जंप कर गया। यहाँ पे आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसको रीड तो ज़रूर करेगा कि यहाँ क्या लिखा है। अगर यहाँ लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन ज़ीरो है, नहीं x ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, तो मैं नेक्स्ट को चेक करता हूँ। तो ऐसे वर्क करता है हमारे पास, क्योंकि x नेगेटिव था तो x इज नेगेटिव प्रिंट होके हमारे पास आ गया। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ x मैंने ज़ीरो लिख दिया, तो x इज ज़ीरो हमारे पास प्रिंट हो गया, क्योंकि ना ही x पॉजिटिव था ना ही नेगेटिव था। तो इसको समझने के लिए एक और हम एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम वोटिंग के लिए जाते हैं, तो वोटिंग के लिए क्राइटेरिया होता है, एक एज का क्राइटेरिया हमारे पास होता है। वन ऑफ इट इज़ वन ऑफ द क्राइटेरियाज। तो हम एक एज वाले क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल सिंपल, इफ एल्स को समझने के लिए। एंटर योर एज। अब हमें मालूम है अगर एज <18 है तो वी कैंट वोट। यहाँ मैंने गलती से ब्रैकेट में लिख दिया इसको। प्रिंट, अगर एज <18 है तो प्रिंट हमें क्या करना चाहिए, नॉट एलिजिबल। एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। बस इसके अलावा कुछ भी हुआ तो ये इनवैलिड ही हमारे पास वैल्यू रहेगी। एस, तो इनवैलिड वैल्यू वाला करने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, तो इसके अलावा अगर यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा इसके लिए, तो वो तो कुछ हमारे पास ऐसे फालतू ही वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट के अंदर, एंटर ए वैलिड वैल्यू फॉर एज। रन करते हैं python code.py। एज में अपनी 19 भरूँ यहाँ पर, तो एलिजिबल फॉर वोटिंग हमारे पास आ जाएगा। ये वाला एलिफ ब्लॉक जो है हमारे पास, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ एलिफ के रिलेटेड एक और प्रोग्राम देख लेते हैं हम। अगर हमें फाइंड आउट करने की इन दोनों इंटीजर्स में से कौन सा हमारे पास ग्रेटर है, बेटर टेक इनपुट, वी बेटर टेक इनपुट, थोड़ा और सिस्टमेटिक सा लगेगा। एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। वैल्यू फॉर वाई। तो हम डिसाइड करना हो हमें कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, तो हम वही इफ एलिफ का यूज़ कर सकते हैं।
इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला एक में लिख देते हैं कि डायरेक्ट नंबर की वैल्यूज ही हम प्रिंट कर देंगे। या उससे बेटर एक्स ही लिख के रहने देते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एलिफ में हम क्या लिखेंगे, वाई ग्रेटर देन एक्स। अगर y ग्रेटर देन एक्स ट्रू हुआ, सिंपली y ग्रेटर हुआ x से, तो y इज ग्रेटर देन x। एल्स दोनों बराबर हो सकते हैं तो हम लिख देंगे x एंड y आर बोथ आर इक्वल। सिंपली हम लिख देते हैं। रन करके देखते हैं। एक्स और वाई दोनों को मैंने 13 लिखा है और एक्स और वाई आर इक्वल, ये हमारे पास राइटफुली हमारे पास प्रिंट होके आ गया। एक और केस चेक कर लेते हैं इसका। इस बार हम एक्स को ग्रेटर रख देते हैं। काफ़ी बड़ी वैल्यू मैंने दी है यहाँ एक्स को। x is greater than y, 440 is greater than 199। अब की बार y को ग्रेटर कर देते हैं। y is greater than x। नेक्स्ट हमें प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई नंबर इवन और या है या ऑड है। तो इवन ऑड का क्या कंडीशन हमारे पास रहता है कि कोई नंबर इवन इसलिए होता है जब हम उसको अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो टू से पूरा कट जाए या टू से वो डिवाइड हो जाए। लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली हम कहेंगे कि टू से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। तो इसका अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एक्स का इनपुट ले लेते हैं। कोई भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, इंटीजर, एंटर द वैल्यू फॉर एक्स। अब यहाँ हम मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है इसी से हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न होता है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो हम क्या करेंगे, इस बार हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर लेते हैं। इज इवन, परसेंट डी इज इवन। परसेंट डी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स। तो सिंपली हम एक्स एल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो या तो रिमाइंडर ज़ीरो होएगा टू से डिवाइड करके या नहीं होएगा। तो इस केस में हम प्रिंट करा देंगे परसेंट डी इज ऑड। एक्स जो है हमारे पास ऑड है इस केस में। रन करके देख लेते हैं। 90 इज इवन। 92 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट होके आया है। 90 एक इवन नंबर है। ऑड वाला भी हम एक बार चेक करा के देख लेते हैं। 99 अगर मैं लिख दूँ तो 99 इज ऑड, क्योंकि 99 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं हुआ। तो हम 3 सब्जेक्ट्स यहाँ असाइन कर देंगे, जिन उनके मार्क्स असाइन कर देंगे। सब वन लिख देते हैं। कुछ स्पेसिफिक नेम यूज़ करना क्या ही ज़रूरी है यहाँ पे। हम सिर्फ एक बार एग्जांपल के लिए देख रहे हैं ताकि हम इफ़ एलिफ एल्स की अंडरस्टैंडिंग बना लें।
स्टूडेंट मार्क्स फॉर सब्जेक्ट वन। स्टूडेंट मार्क्स फॉर सब्जेक्ट टू। और एक हम एवरेज निकालेंगे इन तीनों का, और एवरेज के बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि स्टूडेंट पास है कि नहीं। 3। तो यहाँ पर हम इफ एलिफ वाला ब्लॉक लिखना शुरू करते हैं। इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखें, ग्रेटर देन इक्वल टू 150 लिख देते हैं। फ्लोट आएगा तो फ्लोट में लिख देते हैं इसको भी। तो हम प्रिंट करा देंगे द स्टूडेंट इज पास। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, एवरेज 50 लिखनी चाहिए थी मेरे को। 150 का टोटल मार्क्स हो जाएंगे। एल्स इसके अलावा कुछ भी एवरेज है तो स्टूडेंट फेल। द स्टूडेंट इज फेल्ड। रन करके देख लेते हैं इसको। स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गया। एवरेज जो है वो 50 से हमारे पास कमी बनी है, तो इस बार पास भी करा के देख लेते हैं। बिल्कुल पॉइंट्स पे पास हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर। तो एक और केस चेक कर लेते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत इजीली पास हुआ है। 89, 93 और 88। तो यहाँ पर हमने ये केस भी चेक कर लिया है। एक केस में हमने देखा कि स्टूडेंट फेल है। 3 हमारे पास वेरिएबल्स थे, तीनों का इनपुट लेकर हमने चेक करा कि उनकी एवरेज कितनी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 थी तो हमने पास करा स्टूडेंट को, नहीं तो फेल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो हम इस प्रोग्राम में क्या है कि जितने भी मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग हम ग्रेड जो है निकालेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। लिख देते हैं सब्जेक्ट मार्क्स, एक वेरिएबल हम बना लेते हैं इनपुट। एंटर योर फॉर द सब्जेक्ट। इफ सब मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हुए
एंड लेस देन इक्वल टू 100 हमारे पास हुए तो हम क्या करेंगे? तो हम ग्रेड प्रिंट कराएंगे ए प्लस। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ तो ओ ग्रेड भी आ सकता था, लेकिन हम बिल्कुल ही प्रैक्टिस के लिए ये कर रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। इस कंडीशन में हम ग्रेड ए लिख देंगे, थोड़ा एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं। ग्रेटर देन 70 और लेस देन इक्वल टू 79 के लिए हम ग्रेड बी असाइन कर देंगे। फाइनली इस कंडीशन में जहाँ मार्क्स 50 से ज़्यादा और 59 से लेस देन इक्वल टू होंगे, तो उस केस में हम ग्रेड डी प्रिंट करा देंगे। बिल्कुल ही एक सिंपल सा है ये प्रोग्राम हमारे पास। तो कुछ ज़्यादा सेंसिबल जैसे तो ये लगेगा नहीं, लेकिन बिल्कुल फिर वही बात, हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही कर रहे हैं इसको। तो मार्क्स का इनपुट ले लेते हैं जल्दी से। ट्वेंटी 8 मार्क्स के लिए हमारे पास बी ग्रेड बन रहा है, जो कि करेक्ट है। एक बार फिर बाकी के केस भी हम एग्जीक्यूट करके देख ही लेते हैं। 100 मार्क्स लिख देते हैं, तो ए प्लस ग्रेड। 81 मार्क्स पे ए ग्रेड आया। 71 मार्क्स पे बी। और 62 पे फाइनली हमारे पास सी ग्रेड आया। एक और केस रह गया रन करने के लिए, वो भी कर ही लेते हैं। 45 लिख दूँ, तो इसके लिए हमने कंडीशन डिज़ाइन नहीं करी। 55 में अगर लिख दूँ, वो ग्रेड डी हमारे पास आ गया।
तो नेक्स्ट के हम टिकट्स की अलग अलग टाइप जो है वो प्रिंट कराएंगे कि इस एज के लिए ये टाइप की टिकट मिलेगी पैसेंजर को किसी बस में, सपोज कर लीजिए। तो एज का इनपुट लेंगे हम पहले। the age of passenger। इफ एज लेस देन 5, अगर एज 5 से नीचे है तो हम कहेंगे कि प्रिंट कराएंगे कि फ्री राइड, कि फिर टिकट की वही लगेगी नहीं। चाइल्ड टिकट बेसिकली कह सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है बेसिकली। अदरवाइज एज हमारे पास 5 से ज़्यादा और 12 से नीचे हो तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? चाइल्ड टिकट यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं। बेसिकली टिकट की टाइप्स ही हम डील कर रहे हैं, तो प्राइस पे तो अभी जा नहीं रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ इफ़ एलिफ को इम्प्लीमेंट करना सीखना है अभी तो। और अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो हम लिख देंगे सीनियर सिटीजन टिकट। रन करते हैं। पहला केस हम एग्जीक्यूट करेंगे। एज 2 हमने फिल करी तो फ्री राइड, कोई टिकट की फीस हमारे पास है नहीं। एज 7 के लिए हमारे पास चाइल्ड टिकट, ये वाला एलिफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होएगा। एज 34 लिख देता हूँ तो एडल्ट टिकट। 67 एज लिखी तो सीनियर सिटीजन टिकट। तो ये हमने एक और प्रोग्राम देखा जिसमें हमने मल्टीपल कंडीशंस जो है उनको एग्जीक्यूट करा। इफ एलिफ का इम्प्लीमेंटेशन का हमने एक और एग्जांपल देखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने यूज़ करा है पाइथन में, उसको भी हमने कंबाइन करा। प्रिंट स्टेटमेंट तो चलिए ऑब्वियसली हर जगह ही हम बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे। एलिफ ब्लॉक को भी हमने यूज़ करा, लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज़ करा। और बेसिकली यहाँ पे ये डिपिक्ट हो रहा है कि हम यही सब ऑपरेटर्स को, प्रिंट स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम कैरेक्टर का इनपुट लेंगे यूज़र से, और अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे हम अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो सॉल्व करेंगे। उस कैरेक्टर का हमें इनपुट लेना है। ऑल्दो एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि पाइथन में कैरेक्टर करके कोई अलग डेटा टाइप नहीं होती, ऐसे कैर करके कोई अलग डेटा टाइप नहीं होती हमारे पास। तो हमें यही समझना है कि कैरेक्टर जो है बेसिकली एक स्ट्रिंग ही है जिसका साइज 1 है। तो उसका इनपुट लेते हैं पहले हम, अलग अलग सिंबल्स का इनपुट जो है वो लेंगे। सिंबल पूरा लिखने के बजाय हम सी लिख देते हैं कैरेक्टर के लिए।
एंटर दी ऑपरेटर। और नेक्स्ट जो है, हम दो नंबर्स जिनके बीच में हमें ऑपरेशन करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर, उसका इनपुट लेंगे। पहला नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, तो फिर भाई इफ एलिफ का हमारा काम फिर से शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास अगर कैरेक्टर यूजर ने प्लस भरा, तो हम उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम प्रिंट कराएंगे एक इंटीजर। परसेंट डी प्लस परसेंट डी जो है हमारे पास, ये जो दो हमारे पास नंबर्स हैं, इन्हीं के लिए लिखे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का। और ये वाला परसेंट डी जो मैंने अब लिखा है, ये रिजल्ट के लिए नम वन हमारे पास आएगा, नम टू और नम वन प्लस नम टू, अगर कैरेक्टर हमारे पास ये प्लस वाला सिंबल भरा यूजर ने। एलिफ सी अगर माइनस एंटर करता है यूजर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सब्ट्रैक्शन दिखा देंगे, परसेंट डी माइनस परसेंट डी। एस्टेरिस्क अगर यूजर ने एंटर करा, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट रिटर्न कर, यहाँ पर हम x लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा मल्टीप्लाई जैसा दिखे। ऑल दो कंप्यूटर में ऐसा नहीं चलता है, तो यहाँ तो हमें एस्टेरिस्क से ही पता चलता है कि हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब भी हमने देखा होगा पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन को यहाँ पर ये परफॉर्म करेगा बेसिकली, बेस रेस टू समथिंग आएगा, है ना। तो परसेंट डी रेज्ड टू द पावर परसेंट डी इज परसेंट डी नम वन, और हमारे पास नम वन रेज टू द पावर नम टू ही है, जो हमारे पास यहाँ हम प्रिंट करा रहे हैं। रिजल्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन का।
क्वेश्चन हमारे पास इक्वल आएगा किसी फ्लोट वैल्यू के, तो उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया। और अगर इसके अलावा कुछ भी सिंबल हमारे पास यूज़र एंटर करेगा तो वो इनवैलिड ही हम काउंट कर लेंगे। एंटर ए वैलिड सिंबल, एस सिंबल लिख दिया मैंने, देखो। तो एक छोटा सा ये बिल्कुल ही बेसिक सा कैलकुलेटर टाइप आप समझ सकते हैं इसको। और ये प्रॉपर एक कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। रन करते हैं, पहले प्लस ऑपरेटर वाला चेक कर, दोबारा इसको रन करके देखता हूँ। 23 + 45 68 हमारे पास एग्जैक्टली रिटर्न होके आ गया। नेक्स्ट माइनस के लिए चेक कर लेते हैं। 45 माइनस कितना करें, 10 करके देख लेते हैं। 35 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। 2 इंटू क्या करें, 4 करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 4 8। अब एक्सपोनेंशियल वाला भी देख लेते हैं। 2⁻³ हमारे पास 8 आ जाएगा। फाइनली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 लिखना चाहता था मैं, तो एक बार इसको दोबारा ही ओपन कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 6, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 का 4। तो ये हमने एक और क्वेश्चन या प्रोग्राम देखा रिगार्डिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स इन पाइथन। अलग अलग हमने सिंबल्स का इनपुट लिया और उनके बेसिस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए। एक इनवैलिड वाला भी हम फटाफट से केस रन कर लेते हैं। एंटर ए वैलिड सिंबल हमारे पास प्रिंट होके आ गया क्योंकि हमने गलत सिंबल एंटर करा। नेक्स्ट हम BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें वेट और हाइट, हमें इनका इनपुट लेना होगा। वेट को हम फ्लोट में ही ले लेते हैं। एंटर योर वेट इन किलोग्राम्स। हाइट के लिए भी फ्लोट में इनपुट। एंटर योर हाइट इन मीटर्स।
वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर ही हमारे पास बीएमआई का फॉर्मूला होता है। क्या हमने बीएमआई तो फाइंड कर लिया, बीएमआई की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से हम ये प्रिंट कराएंगे कि हमारा जो भी पर्सन है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, कैसे है। तो इफ बीएमआई इज बिलो 18.5 तो हम एक प्रिंट कराएंगे अंडर वेट। पहले बीएमआई इस केस में हम नॉर्मल वेट कह देंगे हमारे यूज़र को। फाइनली इस केस में यूज़र आकर ओवरवेट हो जाएगा अगर बी एम आई लेस देन इक्वल टू 29.9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है। इस केस में ओबेसिटी तो ओबीज तो हम यूज़र को बुलाएंगे, लेकिन ओबेसिटी में भी एक क्लास वन इसको हम एक तरह से डिक्लेयर कर देंगे कि अगर बी एम आई 30 से ज़्यादा और 34.9 से कम हुआ तो ये हमारे पास ओबेसिटी क्लास वन हो जाएगी। यहाँ हमारे पास ओवरवेट वाली कंडीशन चेक हो जाएगी। 62 केजीज हमने वेट लिखा और 1.5 मीटर्स हमारी हाइट रही, तो ओवरवेट हमारे पास प्रिंट होके आ गया। यहाँ पर थोड़ा वेट हम कम करके देखते हैं और हाइट ये कर दें तो नॉर्मल वेट।
वेट अगर हम बहुत बढ़ा दें यहाँ पर, और हाइट भी हमारे पास 1.7 कर दें, तो ओवरवेट हमारे पास शो हो रहा है। नेक्स्ट हम वेट 110 के कर देते हैं। यहाँ सॉरी मैंने रन ही नहीं करा फाइल को। एक सिंपल सा एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें हम इंटरनेट की स्पीड्स की अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी, उनके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे कि इंटरनेट इज़ वेदर इज इट इज़ वेरी फास्ट वेरी स्लो कैसे है। तो देखते हैं। स्पीड के लिए हम इसको नेट स्पीड में लिख देता हूँ। इंटरनेट स्पीड जैसा लगेगा थोड़ा। इंटीजर इनपुट हम ले रहे हैं, दी इंटरनेट स्पीड। अगर 2 Mbps से नीचे है स्पीड हमारे पास, तो हम प्रिंट करा देंगे वेरी स्लो, जो सच्ची में ही वेरी स्लो है। इस केस में एवरेज इंटरनेट स्पीड कहेंगे। हम इसको यहाँ पर सुपर फास्ट लिख देंगे। यहाँ पर इसको हमने सुपर फास्ट लिख दिया, तो यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं। इंटरनेट स्पीड कितनी हम एंटर करेंगे यहाँ पर, 23। तो पहले वन बाय वन सभी केसेस को चेक कर लेते हैं। 0.5 अगर मैं लिख दूँ, और हमने इंटीजर इनपुट दिया तो 1 लिख देता हूँ मैं। वेरी स्लो हमारे पास आ गया। 6 Mbps मैंने लिखा तो स्लो। भाई अगर मैं 12 Mbps लिख दूँ तो एवरेज। 34 लिखने पे फास्ट प्रिंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हुई है एलिफ वाली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने कोड लिखा उसके मुताबिक फास्ट प्रिंट होके हमारे पास आया।
और 200 जैसे हमने एंटर करा तो सुपर फास्ट जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो ट्रू हो गई और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोड हमारे पास एग्जीक्यूट